हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं राजस्थान हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम आज अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपने मोटिवेशन कोटेशन के साथ। अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। आपको निरंतर अपने कदमों को बढ़ाते रहना है सफलता की ओर, एक दिन जरूर सफल होंगे। और आज अपन राजस्थान का एकीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से अपने राजस्थान का जो है एकीकरण हुआ था। इस राजस्थान की हिस्ट्री क्लास में अपन विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अपने राजस्थान का एकीकरण, जो वर्तमान में आप राजस्थान का स्वरूप देखते हैं, वो उस एकीकरण को होने के लिए जो है अपने राजस्थान के एकीकरण के लिए 7 चरण लगे। तो विभिन्न चरणों में किस प्रकार से और कौन से सन में जाके जो है ये सन बने, उसके बाद जो एकीकरण हो पाया। इससे सर्वप्रथम अपन बात करें तो भारत की आज़ादी से पहले बात करें उसमें, तो मार्च 1946 में जो एक मिशन भेजते हैं अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, कैबिनेट मिशन, जिसके अंतर्गत जो है भारत का संविधान बनता है और उसी के अंतर्गत भारत की जो है आज़ादी मिलती है। और उसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में जो है 3 विदेशी जो है अंग्रेज आते हैं, वो तय करते हैं। उसके बाद जो है एक माउंट बैटन करके योजना होती है, जिसमें भारत का जो है विभाजन होता है और उसमें जो है देश का जो विभाजन किस प्रकार होता है और देश की आज़ादी भी उसी समय तय की जाती है। तो अपन इसमें देखें, विभिन्न स्लाइडों द्वारा हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो अपने हैं 7 चरणों में समाप्त होता है, पूर्ण होता है। और अपन बात करें इसमें आगे, तो अपन विस्तार से इसमें देखते हैं। तो मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना से भारत में संविधान सभा के चुनाव और भारत के संविधान का निर्माण होता है। इसके बाद आगे देखें तो इस योजना से 3 सदस्य भारत आए, मैंने अभी बताया। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये 3 सदस्य जो है भारत आते हैं और जो है भारत के संविधान सभा और चुनाव लोकतंत्र की जो है घोषणा करते हैं। जून 1947 में, कब ये डेट याद रखनी है, जून 1947 में माउंट बेटन योजना से भारत का जो विभाजन और भारत की स्वतंत्रता हुई थी। मैं पहले बता चुका हूं, भारत का विभाजन और भारत की जो स्वतंत्रता होती है वो किस योजना से होती है। तो योजना का नाम याद रखना है, माउंट बेटन योजना। कौन सी योजना? माउंट बेटन। बेंटन, ये जो है एक लॉर्ड माउंट बेटन थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्हीं के नाम से ये योजना बनती है माउंट बेटन, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और इसमें जो है भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है और पाकिस्तान को एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को से आज़ाद करा दिया जाता है। आपको पता होगा लोकतंत्र से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले रियासत कालीन राज्य हुआ करता था और देश में लगभग जो है 560-562 तक जो है रियासतें हुआ करती थी। और उन्हीं सभी रियासतों का विलय होता है और उसी विलय से अपने जो है भारत का जो है स्वतंत्र भारत का निर्माण होता है। उसी प्रकार अपने राजस्थान भी जो है रियासत कालीन हुआ करता था। राजस्थान में कुल जो है 19 रियासतें हुआ करती थी उस समय, 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जो आपको मैं वापस बताऊं तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जिनका जो है शासन जो है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जो है जिसका शासन अंग्रेजों के थ्रू होता था, सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर में वो जो है प्रदेश आता था। तो राजस्थान में कुल इकाइयां कितनी थी? तो अपन यदि कहे कि एकीकरण से पहले कुल इकाइयां कितनी थी, तो इकाइयां कुल जो कितनी हो गई अपने 19, 3 और 1 कितनी हो गई? जो अपने जो है 23 इकाइयां जो है कुल हुआ करती थी। 23 इकाइयां कुल थी। लेकिन रियासतें पूछे तो वो 19 थी, ठिकाने पूछे तो वो 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश 1 था। कुल इकाइयां कितनी हो गई? 23 थी। तो इसी प्रकार जो है भारत में कितने थे? लगभग 562 रियासतें थी, प्लस 562 प्लस कितनी थी? रियासतें थी। उनकी विभाजन जो है उनका एकीकरण किया और उसी प्रकार से राजस्थान और भारत दोनों का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने जो है इन सब रियासतों को
एक किया और देश का निर्माण किया। उसी प्रकार राजस्थान भी विभिन्न रियासतें ठिकानों से जो है बंटा हुआ था, उन सभी को किस प्रकार से एकीकरण किया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। और सभी रियासतें तो है एक एक करके जो है इसमें जो है अब राजस्थान में शामिल हो गई और एक बड़े राजस्थान का निर्माण हुआ। आगे और पढ़ते हैं इसमें, तो ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़े इसमें। तो माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों और शासकों के बारे में कहा गया कि उनको जो है ये माउंटबेटन योजना थी, उसमें 3 जो है शर्तें बताई गई थी या जो है कही गई थी। उसमें एक ये था कि वो जो देशी रियासतें वो भारत में शामिल हो जाए, एक जो अपने 2 देश बने, माउंटबेटन योजना के जो है देश का विभाजन हुआ जिससे 2 देश बनते हैं, एक भारत और पाकिस्तान। तो उसमें यह बताया गया पहली शर्त में कि या तो देशी रियासतें भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो चाहे तो जो है स्वतंत्र भी रह सकती है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, 3 जो है यहाँ पर जो बताई गई थी, तो या भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। तो ये तो उनकी स्वतंत्रता पर था रियासतों की कि वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर वो अकेले भी रह सकती है। राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय मैं पहले बता चुका हूं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ, तो वो जो है तारीख याद रखनी है, 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है। मतलब देश तो आजाद कब हो जाता है, 15 अगस्त 1947। तब राजस्थान बहुत छोटा था, वो बंटा हुआ था रियासतों में, है ना, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार से जो है बंटा हुआ था। लेकिन जब अपना राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है, कब होता है, प्रथम चरण कब शुरू होता है, वो होता है 18 मार्च 1948 को, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है। कितने चरणों में, लगभग 8 साल बाद, कितने चरणों में, जो है 7 चरणों में जाकर 18 जो है अपने 1 नवंबर 1956 को जो है ये समाप्त होता है। चरण भी आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़े तो ये लीजिए, राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा, तो ये लो 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा। कितना लगा, 14 दिन का टाइम, ये राजस्थान का एकीकरण होने में टाइम लगा। तो एकीकरण कब शुरू हुआ, तो 18 मार्च, है ना, 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। ये जो है प्रथम चरण होता है ना, फर्स्ट चरण होता है। और 7वां चरण कब होता है, तो 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1956। तो ये जो है 7 चरणों में ये जो डेट रही। प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 18 मार्च 1948 और 7वां चरण जो है 1 नवंबर 1956 को जाके ये जो है कितने टाइम में, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन में जाकर ये राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है और एक संपूर्ण राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, नवीन राजस्थान का निर्माण होता है। वो चरण हम एक एक करके पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या कठिनाई आई, किस प्रकार से उन सबको एक किया, किस प्रकार से सभी रियासतों ने जो है अपने पहले तो भारत में शामिल हुई, उसके बाद जो अपनी राजस्थान की रियासत थी वो सब पाकिस्तान में ना जाकर और अलग अपना राज्य न स्थापित करके या अपनी रियासत को अलग न रखकर, स्वतंत्र न रखकर, किस प्रकार से जो है राजस्थान के अपने एकीकरण में अपना योगदान देते हैं, वो सब अपन देखेंगे एक एक करके। और ये देखिए राजस्थान का एकीकरण, विभिन्न जो है सभी चरण दिए हुए यहाँ पर, इनको मैं आसानी से आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा जिससे जो है आपको आज ही की क्लास में ये याद हो जाए। पहला अपना चरण था जो है वो है मत्स्य संघ, जो है 18 मार्च 1948। अब इनको एक छोटी सी ट्रिक हम याद रखेंगे। मत्स्य जो है इसमें अपन एम लिख दे, मत्स्य को, पूर्वी को जो है ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो ईस्ट ई लगा देते हैं। संयुक्त, संयुक्त को इंग्लिश में ज्वाइंट कहते हैं, और तो यहाँ अपन जो है जे लगा दे। वृहद यानी बिग, यानी वृहद यानी बड़ा होता है हिंदी में, और बड़े का इंग्लिश करे तो बिग, तो बी लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर है संयुक्त वृहद, तो संयुक्त और वृहद दोनों को करे तो यहाँ जे भी करते हैं। और फिर है राजस्थान संघ, और ये जो है ट्रिक, ट्रिक क्या बन जाएगी, तो इसमें हिंदी में अपन देखें तो ट्रिक बनेगी, मैं, ये जे और बी, ये जब, फिर ये जब, मैं जब जब, और फिर यहाँ जो है अपन ये कर देते हैं रोया। अपने याद करना, इसे नेगेटिव रूप से नहीं देखना, अपने ये ट्रिक करके किसी भी प्रकार के ये चरण जो है अपन याद कर लेंगे। तो ये किस प्रकार से याद होगा, एम से जो है मत्स्य संघ को याद रखना है, पूर्वी राजस्थान को जो है ई ईस्ट से याद रखना है, पूर्वी राजस्थान, फिर जो है संयुक्त राजस्थान को ज्वाइंट जे से याद रखना है, और वृहद राजस्थान को बी से याद रखना है, संयुक्त वृहद को जे बी से रखना है, और राजस्थान संघ को आर ओ, और फिर नवीन राजस्थान तो याद रह ही जाएगा। तो इसको रखना मैं जब जब रोया, मैं जब जब रोया, इस प्रकार से जो है ये अपने ट्रिक रखनी। अब इनकी डेट को कैसे याद रखेंगे, तो पहला अपना मत्स्य संघ था, उसकी डेट क्या थी, आप देख सकते हो यहाँ पर 18 मार्च, है ना,
18 मार्च है ना, 18 मार्च 1948, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले पहले चरण की डेट है 18 मार्च 1948। इसके 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद है ना, फिर कैसे याद रखना है, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह, एक सप्ताह बाद कब, 25 है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 मार्च, एक सप्ताह बाद दूसरा चरण हो जाता है 1948। ये तो याद रह जाएगी। पहले अपन को याद रखनी है 18 मार्च 1948, दूसरा उसके एक सप्ताह बाद कब, 25 मार्च 1948। तो ये दो आपको डेट याद हो गई है आसानी से। फिर जो तीसरी डेट किस प्रकार से याद रखनी, तो इसमें जो मत्स्य संघ है वो कब हुआ था, 18 मार्च 1948। और संयुक्त राजस्थान जो है वो कब हुआ, वो कब बना, तो वो संघ जो कब बना, तो 18 अप्रैल 1948, राइट, एक महीना है नहीं, 18 मार्च से एक महीना बाद, एक महीना बाद, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 18 मार्च, और ये कब बना है, अपना तृतीय चरण है वो कब बना, ये फर्स्ट चरण जो है 18 मार्च 1948 को बनता है, और तृतीय चरण जो है उसके एक महीने बाद 18 अप्रैल, कब, 18 अप्रैल और 1948, एक महीने बाद आपको याद रह जाएगा, ये संघ अपना तृतीय संघ बनता है। प्रथम चरण को आप याद रख सकते हो 18 मार्च 1948, उसके एक सप्ताह बाद 25 मार्च 1948, फिर जो प्रथम संघ है उसके एक महीने बाद, ये एक सप्ताह बाद है, उसके एक महीने बाद अपना संयुक्त राजस्थान कब, 18 अप्रैल 1948। फिर जो है वृहद राजस्थान है, आसान सी डेट है, राजस्थान दिवस भी अपन मनाते हैं 30 मार्च 1950, जो है गुण 50, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, ये डेट याद रह जाएगी, अपन इस दिन राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद है संयुक्त वृहद राजस्थान, इसको अपन याद रखेंगे 15 मई के रूप में, 15 मई 1949, ये दोनों भी 1949 पे है, और ये तीन जो है 1948 पे है। और इसके बाद ये जो कब है 1949, ये दो। और फिर जो अपना राजस्थान संघ है वो कब बना, तो भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन अपना ये जो है छठा संघ है वो भी उसी दिन बना है। जब अपना संविधान लागू हुआ था तब राजस्थान 6 चरण बन चुके थे और राजस्थान संघ का निर्माण हो चुका था, और उसकी जो डेट थी वो थी 26 जनवरी, 26 जनवरी क्या, 26 जनवरी 1950। इस प्रकार से ये भी याद रखना है। और वर्तमान और नवीन राजस्थान कब बना वो मैं पहले भी बता चुका हूं, कब, 1 नवंबर 1956। तो ये जो है आपको आसानी से याद हो गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूं, सभी आपको आसानी से याद हो गया होगा किस प्रकार से इनको याद रखना है। तो पहला है 18 मार्च 1948, उसके एक सप्ताह बाद कब, 25 मार्च 1948। उसके जो अपना पहला संघ है उसके एक महीने बाद, ये एक सप्ताह उसके एक महीना है ना, एक महीना बाद, और ये है सप्ताह बाद है ना, तो एक महीना बाद क्या, 18 अप्रैल 1948 को कौन सा, तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण या वृहद राजस्थान बनता है अपना 30 मार्च 1949, जब हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। उसके बाद एक आपको याद रखना अच्छे से, संयुक्त वृहद राजस्थान वो जो है 15 मई 1949। फिर अपना देश का जो है संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है राजस्थान का छठा एकीकरण का जो है चरण बनता है, और जिसे राजस्थान संघ नाम दिया जाता है वो कब बना, 26 जनवरी 1950। और नवीन या वर्तमान या आधुनिक राजस्थान कब, 1 नवंबर 1956 को जो है गठित होता है। और ये जो है आप इसे प्रकार से याद रख सकते हो कि मैं जब जब रोया, इस प्रकार से मत्स्य संघ, ईस्ट पूर्वी राजस्थान, और ज्वाइंट से संयुक्त राजस्थान, बिग से जो है वृहद राजस्थान, जेबी से संयुक्त वृहद राजस्थान, और आर ओ से राजस्थान संघ। इस प्रकार से आपको याद जो है आप रख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसानी से जो ट्रिक मेरी समझ में आई होगी, और आप कभी नहीं भूलोगे, ये डेट कभी नहीं भूलोगे, इसके साथ साथ ये चरणों का जो क्रम है वो भी नहीं भूलोगे। तो आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम ठिकानों के विलय के बारे में, और जो इन चरणों को भी एक एक करके अलग से अपन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठिकाने राजस्थान का एकीकरण में अपन ठिकाने देखे तो मैंने कहा था 3 ठिकाने थे, है ना, मैंने शुरुआत में बताया 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। वो ठिकाने 3 कौन कौन से थे उनका देखते हैं अपन। तो 3 ठिकाने थे। एक था लावा जो वर्तमान में जयपुर में है, उस समय जो ठिकाना था लावा। दूसरा था कुशलगढ़ जो वर्तमान में बांसवाड़ा है, और तीसरा जो था वो निमराना जो वर्तमान में अलवर है। एक रियासतें और ठिकाने इनमें लगभग एक सी थी, थोड़ा थोड़ा जो है
रियासत होती है वो थोड़ा बड़ा टर्म है, और ठिकाने उसके बाद जो है जागीरें वगैरह अपन कह सकते हैं, तो वो थी ठिकाने या जागीर इनको कह सकते हैं। तो ये भी जो उस समय चलती थी। जिस प्रकार से वर्तमान में अपन देखते हैं तो जो है संभाग होते हैं, एक जिले होते हैं, है ना। इसी प्रकार जो उस समय जो चलते थे वो क्या चलते थे, रियासतें, है ना। उसके बाद जो है ठिकाने, उसके बाद भी वहां चलते थे राजकालीन, आप देखेंगे तो परगने, है ना, परगने। तो उस प्रकार का जो है ये भाषा, उनके जो लोकतंत्र नहीं था तब, तो राजतंत्र की ये भाषा ही है। उस समय इस प्रकार राजाओं का राज हुआ करता था, तब उनके शासन में जो इस प्रकार रियासतें हुआ करती थी, ठिकाना हुआ करते थे, जागीर हुआ करते थे, जिनका जो काम था शासन व्यवस्था चलाना, और वही पूरा शासन व्यवस्था देखते थे। और उन सबका विलय जब हुआ, अपना देश आजाद हुआ, तो उन सब ने जो है विलय किया और अपने राजस्थान का निर्माण हुआ, जो अपन वर्तमान स्वरूप में देखते हैं। तो ये जो अपने 3 ठिकाने थे, इनको याद रखना। कई बार पूछा जाता है लावा, कुशलगढ़ और निमराना, जो वर्तमान में कहा है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश तो था, वो था अजमेर, जिसको जो है पीछे जो है मेरवाड़ा भी कहा जाता है, मेखाड़ा भी कहा जाता है। तो ये अजमेर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका जो है शासन व्यवस्था सीधी अंग्रेजों के जो है हाथ में हुआ करती थी। अपना राजस्थान था तो लगभग रियासतें जो है स्वतंत्र ही रहा करती थी। जिनका सीधा संपर्क जो अंग्रेजों से था, तो वो एक मात्र था, अजमेर था, जिसे अपना केंद्र शासित प्रदेश उस समय बोला जा सकता था। या वर्तमान में अपन वर्तमान स्वरूप में देखें तो उन्हें हमने संभाग और जिले के रूप में जो है मिलाया, तो इसे हम अपने जो राजधानी के उस रूप में देख सकते हैं। तो अंग्रेजों की राजधानी के रूप में देख सकते हैं, या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे देख सकते हैं। अपने ये पढ़ ही चुके हैं 18 मार्च 1948। ये एम में यहाँ ट्रिक को भी यहाँ शामिल रखा है, आपको याद रहे, मत्स्य संघ है अपना। और जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा अपना संघ है 25 मार्च 1948। आपको डेट अब आसानी से याद हो चुकी है, मैं जो है ट्रिक बता चुका हूँ इसके एक सप्ताह बाद। तो ये ऐसे जो ई लिखा है यहाँ, ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व राजस्थान, इसमें कौन कौन थी, हाड़ौती, वागड़, प्लस जो है केपीएस प्लस टोंक। इसका क्या अर्थ है वो भी जब ये आगे मैं और स्लाइड लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। हाड़ौती के जो 3 जिले हैं वो, वागड़ के 2 जिले, और किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये हो जाएंगे इसमें जो है अपने द्वितीय संघ में। यहाँ लिख रखे हैं कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, ये जो क्षेत्र क्या कहलाता था, ये हाड़ौती कहलाता था। वागड़ में कौन कौन से आते थे, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और केपीएस में कौन कौन है, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, और प्लस कौन, टोंक, जो है 9 कुल मिला के 9 जो है एक तरीके से कहे जिले या जो रियासतें थी या शासक जो भी थे, वो जो मिलकर अपना द्वितीय संघ बनता है या दूसरा चरण बनता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। निमराना जो ये ठिकाने थे, ठिकानों का विलय कब हुआ, किस चरण में हुआ, वो यहाँ बताया गया है। तो निमराना ठिकाना जो था वो प्रथम चरण में जो है अलवर प्रथम चरण में आ जाता है, शामिल हो जाता है राजस्थान के एकीकरण में। कुशलगढ़ जो प्रथम चरण कब हुआ आपको पता ही है, 18 मार्च 1948, है ना। तो ये उसी चरण में शामिल हो जाता है। कुशलगढ़ जो है कब होता है, बांसवाड़ा जो है ये द्वितीय चरण में होता है 25 मार्च वाले में। और ये जो है लावा जो है ये जुलाई 1948 को जो है चौथे चरण में शामिल होता है, लावा, है ना। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, जनक कहा जाता है, की अध्यक्षता में देशी रियासत परिषद सचिवालय का गठन हुआ, जिसका सचिव जो है वीपी मेनन को जो रखा गया था। जो एकीकरण में जो एक समिति बनाई जाती है, अपने जो है देशी रियासत परिषद सचिवालय बनाया जाता है, जो जिसका गठन किया जाता है, और उसकी अध्यक्षता जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और उनका अपना साथी साथ में किसी को रखते हैं सचिव के रूप में, वीपी मेनन को रखते हैं। तो ये दोनों जो है प्रयास करके राजस्थान को एक करते हैं, देश को एक करते हैं। जो उस समय जो है इनको देश के एकीकरण में उस समय हैदराबाद, कश्मीर और ये जो रियासतें थी, 3 रियासतें बताई जाती है, उनको जो है बड़ी मुश्किल से बाद में शामिल किया जाता है, बाकी तो लगभग आसानी से हो जाती है। तो वो अपने भारत का इतिहास देखते हैं, एकीकरण पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है। अपन राजस्थान का एकीकरण देख रहे हैं, और लगभग राजस्थान की जो भी भर्ती एग्जाम आते हैं उनमें ये पूछा जाता है। और अपना पशु परिचय है उसमें भी जो है राजस्थान एकीकरण जो है शामिल रहता है। तो इस संगठन के द्वारा रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में निम्न आदेश जारी किए गए। कौन सा संगठन, अभी अपन पीछे पढ़ चुके, ये जो अपन पढ़ा जो था देशी रियासत परिषद थी, उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है निम्न आदेश किए गए थे। अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती है, संगठन स्वतंत्र रहने, किसके बारे में, ये नियम किसके बारे में दिए गए थे, कि वो
चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। उनके लिए कुछ नियम दिए थे, जो सचिवालय जो बनाया गया था, देशी रियासत परिषद बनाया गया था, उसने जो दिया, उसमें पहला क्या था, पहला नियम उन्होंने दी या शर्त दी, वो क्या थी कि अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। वो क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। और दूसरा क्या था उसमें कि उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो दो शर्तें रखी इस परिषद ने कि रियासत ने कहा हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पहले तो जब अंग्रेजों ने वो जो मिशन दिया था माउंटबेटन योजना, उसमें तो बताया था कि आप चाहो तो भारत के साथ हो सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ हो सकते हो, और चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। फिर देश आजाद हो गया, फिर देश का एकीकरण हो रहा था, फिर कोई रियासतें चाह रही थी कि हम अपन स्वतंत्र रहे अभी, तो फिर जो है ये एक परिषद बना और उसने जो है दो शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी, दो शर्तें रखी, जिसमें एक में बताया कि अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या हो तो वो होनी चाहिए, और दूसरी शर्त क्या थी, उस रियासत की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए, तो वो जो है स्वतंत्र रह सकते हैं। अब ये जब कोई कोई जो रियासतें थी अपनी 19 रियासतें थी, उनमें से जो है कोई रियासतें इसमें फेल हो गई जिनके पास जो है 10 लाख की जनसंख्या नहीं थी, और बाकी कुछ रियासतें जो है उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो उसमें फेल हो गई। तो पीछे जो है लगभग 3 से 4 चार रियासतें रहती है जो ये शर्तें पूर्ण करती है। वो कौन कौन सी थी अपन आगे देखें तो ये देखिए, राजस्थान की 19 में से जो 4 रियासतें थी जो ये शर्त पूरी करती थी। मैंने बताया जो है पहली शर्त थी 10 लाख जनसंख्या, कई रियासतों की जनसंख्या 10 लाख नहीं हो पाई, और कुछ ने दूसरी शर्त थी जो है 1 करोड़ उनकी जो वार्षिक आय, तो वो नहीं थी। इसके कारण जो है बाकी वाली रियासतें बाहर हो गई, और पीछे कितनी रियासतें रही, 4 रियासतें रही जो ये शर्तें पूरी करती थी। तो कौन कौन सी रियासतें थी, एक अपनी मेवाड़ रियासत, दूसरी अपनी जो है जोधपुर रियासत, तीसरी बीकानेर रियासत, और चौथी जयपुर रियासत। और उन समय आजादी के समय या फिर एकीकरण के समय उसके शासक थे या महाराज थे वो कौन थे, तो मेवाड़ के थे जो भोपाल सिंह थे, जोधपुर के जो है हनुमंत सिंह या हरवंत सिंह थे, और बीकानेर के जो है शार्दुल सिंह थे, और जयपुर के मान सिंह द्वितीय थे। तो ये जो है 4 रियासतें चाहती तो जो है स्वतंत्र रह सकती थी क्योंकि ये शर्तें पूर्ण कर रही थी। आगे बढ़े तो राजस्थान के एकीकरण के विषय पत्र जो है जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन हस्ताक्षर करने वाली एक जो है पत्र दिया जाता है, जिस पर एकीकरण से संबंधित जो भी सहमत है उनको हस्ताक्षर करने थे। तो उसमें जो रियासत वाइज सबसे पहले जो कौन करती है हस्ताक्षर, फिर दूसरे नंबर कौन करती है, या फिर अंतिम में हस्ताक्षर कौन करते हैं, ये एक पत्र जो है लाए थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, या वो जो परिषद थी वो लाई थी कि रियासतों को उस पर हस्ताक्षर करने थे कि अपने को अपने इस राजस्थान में शामिल होना है, एकीकरण में शामिल होना है, स्वतंत्र नहीं रहना है, उस पर एक हस्ताक्षर करने थे। तो वो हस्ताक्षर सबसे पहले कौन सी रियासत करती है, तो प्रथम रियासत जो थी वो बीकानेर रियासत थी, जिसके उस समय जो है राजा थे वो कौन थे या फिर शासक थे वो कौन थे, शार्दुल सिंह थे। और द्वितीय रियासत रहती है अब जोधपुर रियासत, जिसके जो शासक अपन पढ़ चुके हनुमंत सिंह जो है द्वितीय नंबर पर जो है हस्ताक्षर करते हैं। वैसे ये स्वतंत्र भी रह सकते थे क्योंकि ये शर्तें जो है पूरी कर रहे थे। और तीसरी जो थी, तीसरी नहीं अंतिम रियासत थी जो 19 रियासतें थी अपनी कुल, उसमें से प्रथम नंबर पे हस्ताक्षर कौन करती है, बीकानेर करती है, दूसरे नंबर पे अपने जोधपुर करती है, और अंतिम नंबर पर यदि कोई रियासत हस्ताक्षर करती है तो वो अपनी धौलपुर करती है, और धौलपुर के उस समय शासक थे उदयबान सिंह। लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत जो कहलाती है वो कौन सी है, सिरोही है। साइन ये जो अलग अलग यहाँ टर्म है, यहाँ समझने की बात है। इस पत्र पर तो सिरोही पहले साइन कर देती है, अंतिम स्थान तो यहाँ बताया धौलपुर का, लेकिन शामिल होती है उसके बाद भी, शामिल अंतिम रूप से कौन सी होती है, तो वो सिरोही होती है, और सिरोही के शासक जो है अभय सिंह थे। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन अलग अलग है कि अंतिम अपनी जो इस पत्र पर अंतिम साइन हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो धौलपुर रियासत थी। और अंतिम राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली रियासत कौन कौन सी थी, तो वो सिरोही थी। ये अलग अलग जो है क्वेश्चन बनेंगे और अलग आंसर होंगे, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर टर्म। आगे देखें तो मत्स्य संघ के एकीकरण प्रारंभ होने के कारण प्रथम अपने राजस्थान का एकीकरण का जो है चरण है वो कौन सा है, मत्स्य संघ, जिसे अपन एम बोले थे। जिसे हम एम भी बोले थे, है ना, मत्स्य संघ, जिसका कब बना, 18 मार्च
1948। तो ये संघ क्यों बना, मत्स्य संघ का एकीकरण क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं, वो कारण अपन यहां देखेंगे। तो कारण क्या रहे, भरतपुर व धौलपुर रियासतें भाषा के आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी। जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी जो अपने यूपी बॉर्डर पे आती है, वर्तमान समय में आप देखते हो तो जो अपना भरतपुर और धौलपुर जिले है वो यूपी से जो है सीमावर्ती जिले है, तो उनकी भाषा भी यूपी से मिलती जुलती है। बाद में दोनों जो है ये भाषा के आधार पर तो यूपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, दोनों रियासतों का जो है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या होता है, वोटिंग कह सकते हैं अपन को, अपन लोगों को पूछा कि आप राजस्थान में जाने चाहते हो या यूपी में जाना चाहते हो, तो आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया है। तो जनमत किसको हासिल हुआ, उसमें जो जनमत आया वो राजस्थान के पक्ष में आया, इसलिए जो है ये भी कारण रहा मत्स्य संघ के एकीकरण होने का, और जो है वो राजस्थान में शामिल हो जाते हैं। आगे देखें तो एकीकरण के सामने जो है अलवर रियासत के शासक जो थे वो तेज सिंह व दीवान जो है बीएन खरे पर गांधी के हथियारों को शरण देने का आरोप लगा था, इसलिए इन्हें भारत सरकार द्वारा दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया। दूसरा कारण ये रहा। पहला कारण तो आपने देखा जो है भाषा मिल रही थी और उसके बाद जनमत संग्रह होता है, राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो जाता। दूसरा कारण क्या था, तो अलवर जो अपनी रियासत थी उसके शासक थे कौन, तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह। और दीवान कौन थे, बीएन खरे, है ना, बीएन खरे पर गांधी के हथियारों को शरण देने का आरोप लगा था। महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता थे उनकी हत्या हो जाती है और उनके जो हत्यारे होते हैं उनको शरण देने का आरोप किस पर लग जाता है, तेज सिंह और बीएन खरे पर। तब मौका मिल जाता है किसको, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो एकीकरण कर रहे थे उनको मौका था कि शासक अब दबाव में आ गए, उनको तो जो है दिल्ली सरकार ने नजरबंद कर दिया था और पीछे मौका था इन रियासतों को राजस्थान में शामिल करने का, और इसी मौके का फायदा उठाकर इनको जो है राजस्थान में शामिल कर देते हैं और मत्स्य संघ का एकीकरण प्रारंभ होने में ये भी कारण जो है शामिल हो जाता है और इनको जो है नजरबंद कर दिया जाता है। आगे देखें इसमें तो अपना प्रथम चरण आ गया है, जो मत्स्य संघ अपन बोले, जिसको एम भी अपने बोले और हिंदी में बोले तो मैं भी इसको बोले, अपनी जो ट्रिक है वो साथ में चलती रहनी चाहिए। तो राजस्थान का एकीकरण, इसमें जो कौन कौन से जिले थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसे आप किससे याद रख सकते हैं, तो अलवर से ए, भरतपुर से बी, करौली से सी और धौलपुर से डी। ABCD से आप जो है चारों को याद रख सकते हैं। कौन कौन सी, ABCD, है ना, ABCD से चारों रियासतों को याद रख सकते हो। इसकी डेट अपन को पहले से याद हो चुकी है, अपन कई बार लिख चुके हैं, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। इसे अपन प्रथम चरण कहते हैं, मत्स्य संघ कहते हैं जिसको। और इसमें निमराना जो अपना ठिकाना था, एक ठिकाना था अपना निमराना, वो भी इसमें शामिल रहता है प्रथम चरण में। अपने पहले पता ठिकाने कब कब जो है शामिल होते हैं, एक प्रथम चरण में होता है, एक द्वितीय चरण में, एक चतुर्थ चरण में, तो वो भी इसमें शामिल रहता है। निमराना जो अपना है वो ठिकाना इसमें शामिल, और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर से मिलकर ये जो है संघ बनता है। तो अपने अभी पता था धौलपुर, भरतपुर यूपी से मिल रही थी इनकी भाषा, और फिर ये यूपी में शामिल नहीं हुए क्योंकि जनमत संग्रह जो है राजस्थान के पक्ष में आ जाता है इसलिए। और अलवर, करौली, अलवर के जो शासक वगैरह आपने अभी पढ़ा, तो वो इसी कारण से जो है चार रियासतें थी इनको एक कर दिया, और राजस्थान का जो है पहला नाम क्या रखा, मत्स्य संघ। क्या रखा, मत्स्य संघ, जो प्रथम चरण में अपना राजस्थान का नाम रखा और इन चारों को अलग करके देश में शामिल कर दिया। तो इसमें जो है इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदय भान सिंह, जो कहां के थे, उदय भान सिंह जो अपने कहां के थे, ये अपना धौलपुर या रियासत आप शामिल देख रहे हो, धौलपुर के जो है राजा थे वो राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर को बनाया। उपराज प्रमुख जो है गणेश पाल, जो कहां के शासक थे, जो अपने करौली से संबंधित थे, तो उनको क्या बना दिया, उप राज प्रमुख बना दिया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया, वर्तमान जो मुख्यमंत्री चलता है, उस समय जो आजादी से पहले जो राज्य में भी शासक थे उनको भी प्रधानमंत्री कहा गया था एक जो है कई समय तक। उसके बाद जो ये नवीन नामकरण आए जो राज्य सरकार के, तो उससे पहले प्रधानमंत्री कहते हैं, वो किसको कहा गया था, वो किसे बनाया गया था या नियुक्त किया गया था, वो तो सोपाराम कुमावत को बनाया था, जो अलवर से थे। कहां से थे, अलवर थे। और राजधानी किसको बनाया, अलवर को राजधानी बना दिया। अब जो है इसमें आप देख सकते हो राज प्रमुख जो है धौलपुर के राजा को बनाते हैं उदय भान सिंह को, और करौली के जो होते हैं गणेश पाल जी, जिनको जो है अपने क्या बनाते हैं, उपराज प्रमुख बनाते। और प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं, तो सोपाराम कुमावत, जो अलवर से संबंधित होते हैं, और जहां के प्रधानमंत्री बने वही तो क्या बन गए, वही जो है
क्षेत्र क्या बन गया, राजधानी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो अलवर जो है मत्स्य संघ की राजधानी रहती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल रही, तो आपको याद रखना है ABCD से, जो है अपना अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसमें राजधानी कौन सी रही, तो वो अलवर रही। तो उसके राज प्रमुख कौन रहे, ये उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री। और ये जो है पूछा भी जा सकता है, राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें और भी कुछ पॉइंट है, पहले अपन एक बार और देख लो। मत्स्य संघ इसका नाम लिया, प्रथम चरण है 18 मार्च 1948। और इसमें क्या है वो देखते हैं। तो ये जो है प्रथम चरण मत्स्य संघ जो है बना, इसका उद्घाटन किया है वो कौन है, एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल, ये कौन है, तो ये उस समय जो नेहरू सरकार बनी थी 1947 में, उस सरकार के जो है मंत्री थे। उसी सरकार के क्या थे, मंत्री थे। कैसे मंत्री, ऊर्जा मंत्री थे। क्या थे, ऊर्जा मंत्री थे। इसी के साथ साथ जो है अपना देश का संविधान बना, उस संविधान समिति में भी शामिल थे। तो ये थे अपने एनवी गाडगिल थे। तो ये मंत्री भी थे, ऊर्जा मंत्री थे, और संविधान की जो समिति बनी उसमें भी शामिल थे। तो ये जो अपने मत्स्य संघ का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन स्थल कौन सा रहता है, तो लोहागढ़, भरतपुर रहता है। भरतपुर रियासत आपको पता है शामिल रहती है, भरतपुर में एक स्थान है लोहागढ़, वो जो है उद्घाटन का स्थल रहता है। वहां पर जो है उद्घाटन करते हैं, कौन करते हैं, तो एनवी गाडगिल करते हैं, जो भारत सरकार के मंत्री और संविधान सभा के जो है समिति के जो है सदस्य रहे। मत्स्य संघ के निर्माण के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में लोहागढ़ दुर्ग की कचेरी कला में बैठक जो है, बैठक कहाँ हुई थी, तो लोहागढ़ दुर्ग में, जो लोहागढ़ भरतपुर में है, वहीं जो है बैठक हुई। और उसके जो है मत्स्य संघ के निर्माण की बातें जो है सरदार पटेल, अपने जो जिन्हें एकीकरण के निर्माता कहते हैं या शेर दिया जाता है, उन्होंने बैठक की थी। और कहाँ की थी, वो लोहागढ़ दुर्ग में की थी। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है अपना, जो है वो भरतपुर में है। तो वहां जो है एक उसकी कचेरी कला में जो बैठक होती है, और उसमें उसके बाद जो उसका उद्घाटन कौन करते हैं वो भी आपको बताया। और जो नामकरण कौन देते हैं, एक और यहाँ पॉइंट है, नामकरण देते हैं KM मुंशी, है ना, KM मुंशी। तो ये कौन है, तो ये एक साहित्यकार है, और ये शायद गुजरात से जो है बिलोंग करते हैं। ये भी एक जो है साहित्यकार रहे हैं, उस समय के साहित्यकार, जो अपने मत्स्य संघ जो नामकरण देते हैं इसका, वो कौन देते हैं, तो KM मुंशी देते हैं। कौन थे ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, और नामकरण किसने दिया वो पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, KM मुंशी। आगे बढ़े अपन इसमें। तो अपना प्रथम चरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और जो आपको रिपीट करवा दूं, तो अपना जो प्रथम चरण है उसका नाम क्या दिया जाता है, मत्स्य संघ दिया जाता है। वो कब निर्माण होता है उसका, तो 18 जो है मार्च, है ना, जो है इसमें आप देखोगे 18 मार्च 1948 को इस संघ की जो है स्थापना होती है। इस संघ में कौन कौन सी रियासतें रहती है, तो 4 रियासतें रहती है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें रहती है। इसकी राजधानी किसको बनाते हैं, तो अलवर को बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो ये राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और जो है प्रधानमंत्री, ये हमने देखा। इसके बाद इसका उद्घाटन कौन करते हैं, इसका नामकरण, उद्घाटन स्थल, और ये जो निर्माण की बैठक कहाँ होती है, तो वो अपने लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है, तो वो होती है सरदार पटेल, सरदार अपने वल्लभ भाई पटेल है उनकी अध्यक्षता में। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से अपना मत्स्य संघ, प्रथम संघ जो है आपको याद हो गया होगा। इसकी डेट याद हो गई होगी, 18 मार्च 1948। आज की क्लास में बहुत बार मैं बोल चुका हूं, तो आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए बार बार बोल रहा हूं। तो ये डेट कई बार पूछी जाती है, ये चरण का क्रम है वो पूछा जाता है। तो प्रथम चरण अपना जो है मत्स्य संघ यहाँ समाप्त होता है। अपन द्वितीय चरण की ओर बढ़ते हैं। तो अपना ये है द्वितीय चरण, जिसे ई लिखा है, ई से अपना पता है आपको ईस्ट, है ना, पूर्वी को अपने समझने के लिए लिखा था ई। पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, है ना, आपको पता है। प्रथम चरण जो है मैं एक बार फिर बता दूं, 18 मार्च 1948 मैंने बताया था। उसके 7 दिन बाद या सप्ताह बाद, है ना, द्वितीय चरण बनता है। वो कब, 25 मार्च, है ना, 25 मार्च 1948 ये अपना द्वितीय चरण बनता है। इसमें कौन कौन शामिल रहती है, तो इसमें हाड़ौती, हाड़ौती मैंने बताया था 3 जिले, फिर वागड़ में, वागड़ क्षेत्र में 2 जिले, फिर KPS से कौन कौन से है, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, और इसके अलावा एक रहती है टोंक। ये 9 जो है मिलकर क्या बनती है, अपना पूर्वी राजस्थान संघ बनता है। कौन कौन क्या बनता है, पूर्वी राजस्थान संघ बनता है। इसके राज प्रमुख कौन रहते हैं, तो भीम सिंह रहता है, भीम सिंह रहते हैं। वो कहाँ के होते हैं,
वो कोटा के होते हैं। कोटा के शासक होते हैं भीम सिंह जी, है ना। कोटा, बूंदी, झालावाड़ा, इसमें हाड़ौती क्षेत्र वाले ये शामिल रहते हैं, है ना। तो इसी कारण जो इसमें राज प्रमुख किसे रखते हैं, तो वो रखते हैं भीम सिंह जी को। और उपराज प्रमुख किसे रखते हैं, तो वो बहादुर सिंह। बूंदी, कोटा, बूंदी और झालावाड़ा तीनों शामिल रहते हैं हाड़ौती क्षेत्र के। तो उपराज प्रमुख जो है बहादुर सिंह को रखते हैं, जो कहाँ के होते हैं, बूंदी के होते हैं। और उदयभान सिंह भी इसमें शामिल रहते हैं, धौलपुर वाले। ये जो है प्रथम चरण में शामिल रहे थे। तो उपराज प्रमुख जो इसमें कौन रहे, तो वो बहादुर सिंह बूंदीवाल रहे। प्रधानमंत्री इसमें किसको बनाते हैं, तो वो बनाते हैं गोकुल लाल असावा, जो शाहपुरा से होते हैं, है ना। केपीएस में आपने देखा, है ना, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। तो वो शाहपुरा भी शामिल था इस चरण में, जो है। तो उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाते हैं, जो कहाँ के हैं, शाहपुरा के। और इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया है, भीम सिंह को। और भीम सिंह कहाँ के शासक है, कोटा के। तो राजधानी भी क्या होगी, उसमें हमने देखा जो राज प्रमुख था अपने प्रथम चरण में अलवर के थे, तो अलवर को ही क्या बनाया जाता है, अपने यहाँ देख चुके हैं प्रथम चरण में, एक बार वापस देख सकते हैं। अलवर जो है, अलवर को राजधानी बनाया, और राज प्रमुख जो है धौलपुर के बनाए गए थे। लेकिन इसमें जो है थोड़ा बदलाव है, इसमें कोटा के जो है दोनों कोटा के रखते हैं। मैंने सोचा दोनों में कोटा के, नहीं, उसमें जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के थे, और राजधानी जो है अलवर को बनाया था। और यहाँ अपने जो है राज प्रमुख भीम सिंह है कोटा के, और राजधानी जो है भी कोटा को बनाया जाता है ना। कोटा जो रहता है वो इसमें राजधानी रहता है। कोटा, बारा, झालवाड़ा, बूंदी, जो ये क्षेत्र है, ये जो है द्वितीय चरण में शामिल रहते हैं या शामिल किए जाते हैं। एक मिनट, वो यहाँ चरण थोड़ा गलत आया, ये द्वितीय चरण का ही है, द्वितीय चरण का ये आगे क्या है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो एनवी गॉडगिल, वही ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के, संविधान समिति के, जो है 7 दिन बाद ही होता है, तो फिर से वही आते हैं उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन स्थल अब कौन है, कोटा है। कोटा उद्घाटन स्थल रहा है किसका, अपना राजधानी थी द्वितीय चरण की, पूर्वी राजस्थान की, वही जो है वहीं उद्घाटन किया जाता है। नामकरण वही आदमी, के एम मुंशी, वही है ना, वही नामकरण करते हैं जिन्होंने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। यह एकीकरण सबसे बड़ा चरण, क्योंकि एक साथ 9 रियासतें शामिल हुई थी। मतलब आप देख सकते हो 18 मार्च 1948 को जो है प्रथम संघ बनता है अपना मत्स्य संघ। उसके 7 दिन बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी पूरी टीम इतनी ताकत लगाती है कि उसके 7 दिन बाद द्वितीय चरण राजस्थान का लाते हैं, जिसमें एक साथ 9 जो है रियासतों को शामिल करते हैं, और ये सबसे बड़ा चरण हो जाता है। और 7 दिन बाद 25 मार्च को ही जो है द्वितीय चरण बन जाता है। एक साथ जो है 9 रियासतों को शामिल करते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा संघ कहा था। इस चरण के निर्माण में सर्वाधिक प्रयास किसके रहे, तो बहादुर सिंह बूंदी के थे, जो इस चरण में मेवाड़ रियासत को भी शामिल करवाना चाहते थे, क्योंकि बहादुर सिंह कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस चरण में मेवाड़ रियासत को शामिल होने से मना कर दिया। आप देखो जो अपने कौन थे, बहादुर सिंह थे, अपने यहाँ देखा आपने, है ना, बहादुर सिंह, जिन्हें जो है उपराज प्रमुख बनाया। ये जो है इनके सबसे ज्यादा प्रयास रहे अपने पूर्वी राजस्थान संघ को बनाने में। ये क्या चाहते थे कि इस संघ में मेवाड़ भी शामिल हो, लेकिन मेवाड़ ने यहाँ पर जो है मना कर दिया। मेवाड़ ने कहा हम शामिल नहीं होने वाले, हम अभी तो स्वतंत्र रहेंगे। तब जो ये क्यों शामिल करना चाहते थे, उस समय की जो मेवाड़ रियासत थी वो जो है थोड़ी दम रखती थी, और वो चाहते थे कि मेवाड़ रियासत यदि शामिल हो जाए तो उसमें राज प्रमुख जो है मेवाड़ के शासक को बना देंगे। और क्यों, भीम सिंह जो कोटा के थे उनको दिख रहा था यदि मेवाड़ शामिल नहीं होगा तो भीम सिंह जो है राज प्रमुख बन जाए, और होता भी वैसे है, मेवाड़ मना कर देती है, फिर भीम सिंह कोटा को ही जो है राज प्रमुख बनाया दिया जाता है, और इन बहादुर सिंह जिनके सबसे अधिक प्रयास रहते हैं उनको जो है उपराज प्रमुख बना दिया जाता है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो। आगे बढ़े इसमें, तो अपना अब द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण के बारे में एक बार पुनः बता दूं थोड़ा, तो ये कब बना चरण, इस चरण का नाम पहले रखना है, ई जो है अपना ट्रिक उससे याद रखना है, और जो अपना पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम देते हैं। उसी चरण जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, उसके 7 दिन बाद 25 जो है मार्च 1948 को बनता है। इसमें हाड़ौती, वागड़ प्लस जो है किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक जो है ये 9 रियासतें शामिल होती है इसमें। और इसमें राज प्रमुख जो है भीम सिंह जो कोटा के होते हैं उनको बनाया जाता है। बहादुर सिंह जिनके सबसे अधिक प्रयास रहते हैं उनको जो है उपराज प्रमुख बनाया जाता है, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाए जाते हैं जो शाहपुर से आते हैं, और राजधानी कोटा रहती है। और इसके बाद उद्घाटन स्थल जो कोटा रहता है, उद्घाटनकर्ता और नामकरण जो मत्स्य संघ वाले हैं व्यक्ति दो सेम रहते हैं, और ये जो है इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी। अब आगे अपन बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। तृतीय चरण जिसका नाम दिया है संयुक्त राजस्थान।
क्या दिया है, संयुक्त राजस्थान, जिसे अपन याद रख रहे हैं जॉइंट से, जॉइंट का है जे से अपन याद रख रहे थे। अपन जो है ट्रिक के साथ चल रहे हैं, वो वाली ट्रिक जो अपनी थी मैं जब जब वाली, वो ट्रिक थी। मैं से एम अपने याद रख रहे थे, जब से जो है ये जो है जे याद रख रहे हैं अपन, है ना। तो ये संयुक्त राजस्थान, संयुक्त अपने ज्वाइंट राजस्थान ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है 18 अप्रैल 1948, ये मैंने जब शुरुआत में समझा है सभी चरण, डेट जो है आज आपको इस क्लास में अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये जो है डेट कब है, अपना प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948, उसके एक महीने बाद, मैं बार बार कह रहा हूं एक महीने बाद, कितने महीने बाद, एक महीने बाद, यानी 30 दिन, एक महीने बाद ही 18 मार्च को होता है प्रथम चरण, और 18 अप्रैल एक महीने बाद, पूरे एक महीने बाद जो बनता है अपना तृतीय चरण 1948 तृतीय चरण की स्थापना होती है। तो अच्छे से याद रह गया होगा, प्रथम चरण की डेट याद रखनी है, उसके 7 दिन बाद द्वितीय चरण, और फिर तृतीय चरण भी वही की वही डेट है, 18 मार्च की जगह 18 अप्रैल हो गया। तो अभी इस चरण के बारे में पढ़े। तो अपना जो पूर्वी राजस्थान था वो 9 रियासतें शामिल है, उसके साथ मेवाड़ बराबर बन गया संयुक्त राजस्थान। उसमें आपने देखा था, आपने जो बहादुर सिंह थे बूंदी के, उनके प्रयास थे, क्या प्रयास थे कि वो मेवाड़ को शामिल कर सके, लेकिन वो शामिल नहीं कर पाए। 25 मार्च 1948 को जब द्वितीय चरण बनता अपना पूर्वी राजस्थान, तो उसमें जो बहादुर सिंह सफल नहीं हो सके, लेकिन उसके एक महीने बाद, है ना, कब, एक महीने बाद से भी कम समय, जो 25 मार्च से फिर जो 18 अप्रैल को वो इसमें कामयाब होते हैं, या फिर जो भी थे एकीकरण के जो सहयोगी थे वो कामयाब होते हैं, और मेवाड़ रियासत को बना लिया जाता है। और वो जो अपना पूरा था ईस्ट जो था अपने 9 रियासतें थी, उसके जो है उसमें प्लस कर दो मेवाड़, और ये बन जाता है संयुक्त राजस्थान, जिसे अपन जे बोल सकते हैं, तो वो बन सकता है। और उसमें जो अपने अपने देखा था, तो उसमें एक टर्म आया था कि जो बहादुर सिंह थे बूंदी के, वो चाहते थे मेवाड़ के राज प्रमुख जो है, मेवाड़ के जो शासक है उनको राज प्रमुख बनाया जाए, और वो कोटा वाले जो भीम सिंह थे उनको नहीं चाहते थे। तो अब उस समय तो जो मेवाड़ है वो शामिल नहीं होता है, और अब मेवाड़ शामिल हो जाता है, तो आप जाहिर सी बात है अब कौन बनेगा राज प्रमुख, भोपाल सिंह, जो कहाँ के शासक है, वो शासक है मेवाड़ के, उनको जो है बना दिया जाता है क्या, राज प्रमुख। और उस समय जो राज प्रमुख थे अपने द्वितीय पूर्वी राजस्थान संघ या द्वितीय चरण में कौन थे, भीम सिंह कोटा थे, तो उनको अब जो है एक कदम नीचे आना पड़ा, और क्या बनना पड़ा, क्या बनना पड़ा, उपराज प्रमुख, क्योंकि उनसे ऊपर वाला आ चुका था, कौन, मेवाड़ आ चुका था, इसलिए उनको जो है उपराज्य राज प्रमुख की ओर जाना पड़ा। और प्रधानमंत्री उस समय जो अब वर्तमान मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उस समय का ये टर्मोलॉजी थी प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे, मणिके लाल वर्मा को बनाया। किसको बनाया, मणिके लाल वर्मा को बनाया। तो अब तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान की राजधानी, राजधानी अब जो आपको पता है कौन कौन शामिल हो चुका है, मेवाड़ शामिल हो चुका है ना। तृतीय चरण में कौन शामिल हो चुका है, दूसरे चरण से दूसरा चरण पूरा है, दूसरा चरण जो है अपना पूरा है, उसके साथ प्लस कौन हुआ है, मेवाड़। तो उस समय राज प्रमुख कौन थे, कोटा वाले थे, राजधानी कौन सी थी, कोटा थी। तो अब राज प्रमुख बदल गया है, तो राजधानी भी बदलनी है, राज प्रमुख भोपाल सिंह को बना दिया गया है ना, भोपाल सिंह जो कहाँ के है, मेवाड़ के। और उदयपुर कहाँ से आता है, मेवाड़ से ही आता है, तो उदयपुर अब राजधानी बननी ही थी, उदयपुर को क्या बना दिया जाता है, राजधानी बना दिया जाता है। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, देखिए जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री, नाम सुना ही होगा आपने। तो इनको जो है उद्घाटन करने ये स्वयं आते हैं, ये जो है इस एकीकरण से शायद खुश होते हैं। 9 जो है अपने रियासतें पहले थी शामिल, और एक बहुत बड़ी रियासत, ऐतिहासिक रियासत जो भी शामिल हो जाती है, मेवाड़। और उद्घाटन करने उसका कौन खुद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। उद्घाटन स्थल आपको पता ही होगा कौन सा रहा, उदयपुर रहा, जो राजधानी रही इस संघ, इस जो है संघ की, इस चरण की। तो वहां जो है उद्घाटन कौन आते हैं, अपने देश के उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू खुद आते हैं। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने शामिल होने से पूर्व 3 शर्तें रखी थी, बिल्कुल वो शामिल नहीं हो रहे थे, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो शामिल आसानी से नहीं हुए होंगे, कुछ न कुछ शर्तें तो होनी ही चाहिए थी। तो वही शर्तें क्या क्या रखी अपन देखते हैं। 3 शर्तें जो उन्होंने शामिल होने से पूर्व रखी, और उसके बाद जो है वो शामिल होते। तो वो शर्तें क्या है आप देख सकते हो, संघ की राजधानी उदयपुर हो, संघ की राजधानी। तो उस समय जो राजधानी थी वो कोटा थी। उस संघ जो अपना द्वितीय संघ था उसमें द्वितीय चरण था अपना पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान की जो राजधानी है उसको बदलकर
नामकरण यहाँ बदलकर संयुक्त राजस्थान हो गया मेवाड़ शामिल होते ही। और उन्होंने ये भी शर्त रखी कि हमारी जो इसकी राजधानी रहेगी, अब जो संघ चलेगा, अब जो राज्य बनेगा, जो भी अपना जो बनेगा, उसमें जो है राजधानी रहेगी वो उदयपुर रहेगी हमारी। इसके साथ साथ राज प्रमुख रहेगा वो मेवाड़ से रहेगा, वो भी कैसे, वंशानुगत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा फिर आगे भी, मतलब इस जो ये संघ रहेगा इसका जो अपना क्या राज प्रमुख रहेगा वो मेवाड़ से ही रहेगा, मेवाड़ राज परिवार से ही जो उसका राज प्रमुख जो है उस समय का जो अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा पद होता था, तो वो किसके पास रहना चाहिए, मेवाड़ के पास रहना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी। प्रथम शर्त क्या थी, तो संघ की राजधानी उदयपुर हो, उनका जो राज्य है वो राजधानी के रूप में रहे, और उनके जो है राज परिवार से ही वंशानुगत जो है राज प्रमुख का पद जो है उनको मिलना चाहिए, ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त क्या थी, 10 लाख जो है प्रीवर्ष पेंशन के स्थान पर 20 लाख दिए जाए। उस समय जो है देश जब रियासतें समाप्त होकर एकीकरण हो रहा था, तो उस समय जो पेंशन दी जाती थी वो 10 लाख थी, और उसे जो बढ़ाकर कितनी की करनी चाहिए, वो की करनी चाहिए 20 लाख। तो ये जो है शर्त, 3 शर्त अपने जो किसने रखी थी, भोपाल सिंह ने रखी थी। भोपाल सिंह कौन है, वो मेवाड़ के शासक है, जो है अपने संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनते हैं, और वो अपने राज्य को शामिल करते हैं, अपनी रियासत को शामिल करते हैं, उसके लिए वो 3 शर्तें रखते हैं। और उन 3 शर्तों को जब माना गया तभी वो जो है शामिल हुए। पहली शर्त थी उदयपुर को राजधानी बनाई जाए, दूसरी शर्त थी जो है राज परिवार से ही राज प्रमुख पद उनको मिलना चाहिए, और तीसरी जो है पेंशन की थी, तो वो कैसे जो है सोल्व होती है, तो इंदिरा गांधी के समय 1971 में 26वां संविधान संशोधन पारित कर किया, जिससे राजाओं को जो है प्रीवियस बंद हो गए थे, तो यहाँ तो ये लागू कर दिया, बढ़ा दी गई 10 लाख से जो है 20 लाख कर दी, तभी जो ये शामिल हुआ। उसके बाद जो ये टर्म नीचे आया है ये भी महत्वपूर्ण रहता है, जो वो राजाओं को पेंशन मिलती थी, जो पूर्वज ने आज हम राज परिवार कहते हैं, उनको जो है पेंशन कब तक मिलती रही, तो वो 1971 तक मिलती रही, लेकिन 26वां संविधान संशोधन कर उनसे जो है ये वो पेंशन अब बंद कर दी गई, अब कोई पेंशन नहीं मिलती उनको। और पहले जो है ये पेंशन की व्यवस्था जो की गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है राज्य का अपने जो है रियासत एकीकरण जो है में शामिल हो गए थे, पूर्ण अपने राज्य जो है राजस्थान के साथ मिला दिए थे, तो उनके बदले उनको जो है पेंशन जरूर मिलती थी। वो भी कब बंद की गई है, तो 26वां संविधान संशोधन, ये याद रखना आपको, कई बार पूछी जा सकती है। जो है 26वां संविधान संशोधन किया गया कब, कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, तो इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी जी के समय। और ये संशोधन कर 1971 में, कब 1971 में जो ये पेंशन जो है बंद कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, बंद की जाती है। तो ये भी जो है टर्म याद रखना है। तो ये कहानी आपको अच्छे से याद आई हुई होगी। आगे और देखते हैं इसमें, जो तृतीय चरण आपको अच्छे से याद हुआ होगा, मैं एक बार वापस बता दूं। तो इसकी स्थापना प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद, प्रथम चरण होता है 18 मार्च 1948, और तृतीय चरण होता है 18 अप्रैल 1948। और इसमें कौन रहता है, पूर्वी राजस्थान के साथ कौन जुड़ जाता है, उन 9 रियासतों के साथ अपना मेवाड़ जो है मिल जाता है। मेवाड़ ऐसे नहीं मिलता है, पहले जो है द्वितीय चरण में भी उनके अंदर लेने की कोशिश करते हैं कौन, बहादुर सिंह बूंदी वाले, लेकिन वो नहीं होते। उसके बाद वे 3 शर्तें रखते हैं, कौन कौन सी, तो उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, हमें जो है राज प्रमुख का पद दिया जाए, हमें किसको, मेवाड़ राज परिवार को, और वो पेंशन थी उसको 10 लाख से 20 लाख की जाए, वो जो है शर्तें मान ली जाती है। फिर मेवाड़ जो है उसमें शामिल हो जाता है, किसमें, अपने पूर्वी राजस्थान में, और नया संघ बनता है तृतीय चरण में, वो बनता है संयुक्त राजस्थान, और उसमें राज प्रमुख बना दिया जाता है किसको, भोपाल सिंह को, जो कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक, और राजधानी किसको बना दिया जाता है, उदयपुर को, वो कहाँ की थी, मेवाड़ से संबंधित थी। तो ये जो है अपना रहा तृतीय चरण। अब बढ़ते हैं अपन चौथे चरण की ओर। ये अच्छे से आपको जो है समझ में आया होगा। उदयपुर जो क्षेत्र है, यहाँ जो अभी तो है ये जो है मिलन हो रहा है ना, ये अभी जैसे थे वैसे पड़े हैं ना, ये जो है ये मिलन हो रहा है धीरे धीरे। अजमेर, जो है भीलवाड़ा, हाड़ौती क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र है ना, ये जो एक हो गए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र जो है एक हो गया, और मेवाड़ भी इनके साथ शामिल हो जाता है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपन चतुर्थ चरण की ओर। चौथा चरण है ना, जब जब जो उसमें ब आता है, ब से यहाँ बी आता है, और यहाँ वृहद लिखा है, वृहद का हिंदी में अर्थ होता है बड़ा, बड़े को अपन बिग से समझ सकते हैं, और बिग से अपन यहाँ बी ले लेंगे, इसको बी से याद रखेंगे, वृहद राजस्थान को। तो इसका जो है कब हुआ,
ये निर्माण कब हुआ? तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च, ये भी मार्च ही महीने में हुआ है। कब? 1948 को। राजस्थान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है ना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1900 जो है 49 को। कब कौन सा चरण बना था? तो चौथा चरण था आपने, चौथा चरण था, जिसका नाम क्या देते हैं? वृहद राजस्थान देते हैं। क्या देते हैं? वृहद राजस्थान, है ना। तो ये है वृहद राजस्थान। तीसरा अपना संयुक्त हो गया। अब चौथा चरण अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है देखे अपन जे प्लस जेबी प्लस लावा, जे प्लस जेबी, इसको कैसे समझोगे आप? जे से कौन था जो अपना तो संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान के साथ कौन जुड़ जाता है? लावा। लावा क्या था? अपना ठिकाना था। लावा क्या था? अपना ठिकाना था। वो भी शामिल हो जाता है कब? चतुर्थ चरण में। कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में। और इसे क्या अपना नाम देते हैं? वृहद राजस्थान। इसके राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? तो बनाया जाता है मानसिंह सेकंड को। अपन पहले पढ़ चुके। मानसिंह सेकंड कहाँ के शासक है? जयपुर के। और उपराज प्रमुख किसको बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है भीम सिंह कोटा वाले। जो अपने पीछे अपने जो ये पढ़ा है संघ, तीसरा संघ पढ़ा है संयुक्त राजस्थान, उसमें भी उपराज प्रमुख पद पे कौन थे? भीम सिंह। जो है पहले अपने द्वितीय चरण में भीम सिंह क्या थे? भीम सिंह थे राज प्रमुख। फिर जो है तृतीय चरण में उपराज प्रमुख पे आए, और चतुर्थ चरण में भी वो क्या है? उपराज प्रमुख है। और यहाँ जो राज प्रमुख अपने मेवाड़ के थे कौन? भोपाल सिंह। उनकी जगह कौन बनते हैं? जयपुर रियासत यहाँ शामिल होती है। और जयपुर के कौन? मान सिंह जो है ना, मान सिंह जो यहाँ पर जो है क्या बन जाते हैं? राज प्रमुख बन जाते हैं। और प्रधानमंत्री किससे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री, है ना। हीरालाल शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और तृतीय चरण में अपने माणिक्यलाल वर्मा थे प्रधानमंत्री। और अब किसको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। इसमें आगे बढ़े तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया? इस चरण में जो है जयपुर शामिल हो जाता है। और इसको राजधानी किसको बना दिया जाता है? जयपुर राजधानी बना दी जाती है। उद्घाटन कौन करते हैं? सरदार पटेल करते हैं। अपन तृतीय चरण में अपने पढ़ा तो उसमें मेवाड़ शामिल होता है। तब उसका उद्घाटन कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री कौन? जो अपने जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उसका उद्घाटन करते हैं। और इसका उद्घाटन चतुर्थ चरण का कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और पद जो है शामिल किया जाता है महाराज। महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है? भोपाल सिंह मेवाड़ को। यहाँ जो है एक पद था राज प्रमुख, अब तक चल रहा था। अब जो है जयपुर और शामिल हो गया, मेवाड़ के बराबरी का जयपुर हो गया, तो एक पद और बढ़ा दिया गया, है ना। और वो जो है उसके आगे महा लगा दिया, राज प्रमुख के आगे महाराज प्रमुख, एक और पद बढ़ा दिया गया। और वो जो महाराज जो है राज प्रमुख थे अपने कौन? भोपाल सिंह मेवाड़, उनको जो है ये पद दिया जाता है। नया पद जो है निर्मित किया जाता है महाराज प्रमुख, और वो किसको दिया जाता है? भोपाल सिंह मेवाड़ को। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना के लालच से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। और जिन्ना ने हनुमंत सिंह को कराची बंदरगाह देने का लालच दिया था। और ये जो यहाँ लाइन आई है, यहाँ जो अपना जोधपुर मारवाड़ रियासत थी वो अभी अलग है। और उनकी मुलाकात जो होती है जोधपुर रियासत मारवाड़ रियासत के पास ही कौन सा अपना पाकिस्तान पड़ता है। और उस समय जो है भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो देशी रियासतों को एक ये शर्त दी जाती है वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो उस समय तो ये अपना जोधपुर रियासत किसके साथ? भारत के साथ रह गया था। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के उस समय थे और जो बड़े थे नेता थे उस समय के थे पाकिस्तान के, और अपने कौन? हनुमंत सिंह जो कहाँ के थे? मारवाड़ जोधपुर के जो है शासक थे। तो उन दोनों की मुलाकात होती है। और जो है जिन्ना जो है उनको बताते हैं कि जो कराची का बंदरगाह है वो मैं मारवाड़ आपको दे दूंगा, जोधपुर को दे दूंगा, और आप क्या हो जाओ? आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। जो है मुलाकात करते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। किससे? अपने मारवाड़ के शासक या फिर जोधपुर के शासक कौन? हनुमंत सिंह। उनसे मुलाकात करते हैं और लालच देते हैं। क्या देते हैं? लालच देते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना जो है होने का लालच देते हैं। कराची बंदरगाह उसके बदले में देने का जो है वो जो है सलाह देते हैं। और ये जो पॉइंट इतिहास में याद रखा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो शामिल नहीं होते हैं। सरदार पटेल भाई जो है मनाने में जो है सफल हो जाते हैं। और फिर जो है मारवाड़ जोधपुर रियासत भी अपने भारत में अपने राजस्थान में जो है शामिल हो जाती है। आगे के चरण में देखेंगे जोधपुर के राजा वो भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना व हनुमंत सिंह के बीच जो है बातचीत हुई थी। इनके बीच जो मुलाकात या बातचीत किसके किनके सहयोग से हुई? तो वो धौलपुर के राजा वो भोपाल के नवाब
उनके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से जो है इनकी जो है मुलाकात कराई गई कि उनको फिर जो है पाकिस्तान में शामिल होने की भी चर्चा रही। तो ये अपना था चौथा चरण। चौथे चरण को अपन एक बार वापस देखें तो इसमें क्या 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 पढ़ा। तो इसका चौथा चरण, इसका नाम था वृहद राजस्थान। ये 30 मार्च 1949 को बना है ना। और वृहद राजस्थान में लावा भी शामिल होता है ठिकाना। इसके अलावा जो है इसके जो है राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है मान सिंह सेकंड को, जो कहाँ के शासक है, जयपुर के। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटावाले को रहने देते हैं। और मेवाड़ के जो राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, उनको महाराज प्रमुख बनाया दिया जाता है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहते हैं। इसके अलावा ये टर्म दिए गए हैं यहाँ पर कि जोधपुर के शासक तो जो थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है उनको जिन्ना लालच भी देते हैं और वो भी पाकिस्तान में शामिल होने की चर्चा रहती है। और उनकी जो मुलाकात कराते हैं वो कौन कराते हैं, वो जौनपुर के राजा और भोपाल के नवाब जो उनके बीच बातचीत करवाते हैं। तो ये अपने पढ़ा इसके चौथे चरण में। अब पंचम चरण की ओर बढ़ते हैं अपन। अपन कुल 7 चरण है अपन राजस्थान एकीकरण के, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। पंचवां चरण अपन देखे, मेरे साथ आप देखते रहिए। पंचम चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान है ना। इससे पहले क्या कौन सा था, वृहद राजस्थान, अब है संयुक्त वृहद राजस्थान है ना। संयुक्त ज्वाइंट और बी दोनों, जे बी राजस्थान है ना। ये कब बनता है, ये बनता है 15 मई 1949। 15 मई 1949। तो अपना 30 मार्च को तो बनता है चौथा चरण। मार्च अप्रैल और मई में जो है पांचवा चरण बन जाता है। कौन सा पांचवा चरण बन जाता है 1949 को, जिसका नाम देते हैं संयुक्त संयुक्त वृहद राजस्थान। जो अपना संयुक्त एक अपने इसमें दो दो चरणों का मिलन होता है ना। ये देख लो, मत्स्य संघ और जो है वृहद राजस्थान जो थे। मत्स्य संघ अपना प्रथम चरण, इसके अलावा वृहद राजस्थान तो जो था है ना, वृहद राजस्थान अपन यहाँ देख चुके हैं चतुर्थ चरण। तो अपना मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान दोनों शामिल हो जाते हैं, एक होते हैं। और ये दोनों मिलकर कौन से बनते हैं, जेबी बनते हैं। जेबी यानी संयुक्त वृहद बन जाते हैं। तो संयुक्त वृहद, वृहद राजस्थान के साथ कौन शामिल हो जाता है, या फिर ऐसे कहे, हाँ, वृहद राजस्थान के साथ कौन शामिल हो जाता है, तो मत्स्य संघ शामिल हो जाता है। अपना जो प्रथम चरण था तब इन दोनों को मिलकर क्या नाम दिया जाता है, संयुक्त वृहद। समस्त पदाधिकारी यथावत, जो अपना चौथे चरण के जो कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, चौथे चरण को एक बार वापस देख लो, वैसे अपन को याद ही है। जो अपने जो राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, महाराज प्रमुख जो है भोपाल सिंह मेवाड़, और जो है प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये जो है पांचवें चरण में सब शामिल रहते हैं, क्योंकि ये वृहद राजस्थान, उसके साथ जो है मत्स्य संघ को जोड़ दिया जाता है। और मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान, विशाल राजस्थान या शेष राजस्थान में हुआ था शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर। तो अपना प्रथम चरण में जो एक चरण बना था उसमें जो एक 4 अपने ABCD में अपने देखा, अलवर है ना, करौली, भरतपुर, धौलपुर मत्स्य संघ था उनका। उस संघ का जो है एक कमेटी बनती है, कौन सी, तो कमेटी होती है शंकर देव राय कमेटी। कई बार पूछा जाता है, शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर। तो अपना कौन सा, वृहद राजस्थान के साथ किसका विलय करवा दिया जाता है, जो अपना मत्स्य संघ है उसका विलय करा दिया जाता है इस समिति की जो है सिफारिश पर। और जो पदाधिकारी रहते हैं वो जो है वृहद राजस्थान वाले सेम रहते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता सहित कुल 3 व्यक्ति थे। शंकर देव राय, जिनके नाम पर इस समिति का नाम है, कमेटी का नाम है। इसके अलावा एक थे RK सिद्धावा, एक थे प्रभु दयाल। ये 3 जो है इस समिति के जो है अध्यक्ष के साथ साथ ये 3 जो व्यक्ति जो है शामिल रहे थे इस शंकर देव राय कमेटी में, जिन्होंने सिफारिश की। क्या क्या सिफारिश की, तो वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय की सिफारिश की। और उन दोनों के विलय से ही अपना राजस्थान का जो ये 5वां चरण बनता है वो क्या बनता है, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसमें आगे बढ़े तो ये जो अपना 5वां संघ है, इसमें जो ये बातें हैं, इसमें एक कमेटी का ये नाम याद रखते हैं। यही जो इसमें पूछा जाता है 5वें संघ में ज्यादातर। इसमें जो क्या महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है 5वें चरण में, तो 5वां चरण किन 2 चरणों से मिलकर बना है, तो वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किस आधार पर इसमें विलय होता है, तो वो शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पे जो है होता है। उसकी डेट आपको याद रखनी है, 15 मई 1949 को ये जो है संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन होता है। अब अपना छठा चरण आए। अब जो है अपना वर्तमान राजस्थान का स्वरूप धीरे धीरे शामिल हो रहा है। तो छठम चरण, जिसे अपन 6th चरण कह सकते हैं या छठा चरण कह सकते हैं, इसका नाम देते हैं राजस्थान संघ, है ना। क्या नाम देते हैं, राजस्थान संघ। मैं जब जब तक पहुंच चुके, अब अपने राजस्थान संघ याद रह ही जाएगा। तो उसमें है इसकी गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950।
कोई डेट ऐसी नहीं है जो याद नहीं रह सकती। कई बार अपन सुनते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डेट है, कैसे याद करेंगे इतनी सारी तिथियां, मतलब डेट 7 चरणों की अलग अलग है, लेकिन बड़े आसानी से आपको याद हो गई होगी। पहले आपने याद रखी थी 18 मार्च 1948, और बाकी सब याद हो गई। एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद फिर जो है राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 माह, और उसके बाद 15 मई, और उसके बाद अपना आ गया 26 जनवरी 1950, जब देश का संविधान लागू होता है। जब देश का क्या संविधान लागू होता है, जिसे अपन गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, है ना, जो मनाते ही है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते ही है, हाँ? तो ये अपना क्या 26 जनवरी 1950 को कौन सा चरण बनता है, राजस्थान का छठा चरण बनता है, जिसका नाम देते हैं राजस्थान संघ। अभी पीछे क्या लग रखा है, संघ लग रखा है, ये भी हटेगा, है ना, थोड़ा इंतजार करिए, ये भी हटेगा अब। और अंतिम रूप से अपना जो वर्तमान राजस्थान है वो स्वरूप में लाके रहूंगा। अपन जो है कब से पढ़ रहे हैं, प्रथम चरण से, जहां अपने 4 रियासतों से शुरू किए थे। काफी बड़ा नक्शा होता जा रहा है। अब कौन शामिल होते हैं, तो देखे जो है ये है संयुक्त वृहद प्लस सिरोही आंशिक रूप से विलय हो जाती है, और समस्त पदाधिकारी इसमें भी यथावत रहते हैं। जो चौथे चरण वाले हैं, तो चौथे चरण वाले जो पदाधिकारी है वो बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उनको अभी जो है 5वें चरण में भी वही रहते हैं, छठे चरण में भी वही रहते हैं, तो उनको अपन को है क्या याद रखना है। तो चौथे चरण के अपने कर्मचारी एक बार वापस देख लो। चौथे चरण के कर्मचारी जो है आपको याद ही है वैसे तो, अपने मान सिंह सेकंड, है ना, जयपुर वाले, वो क्या बनते हैं, राज प्रमुख। और उसमें एक नया पद लाते हैं महाराज प्रमुख, वो कौन होते हैं, भोपाल सिंह। और भीम सिंह कोटा कौन होते हैं, उपराज प्रमुख। और अपने हीरालाल शास्त्री रहते हैं प्रधानमंत्री। तो ये अपन को पदाधिकारी आसानी से याद हो गए हैं। तो ये यथावत रहते हैं। नवीन राजस्थान और वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान, ये जो है आगे 7वां चरण हो जाएगा। छठे चरण में जो ये जो है सिरोही का आंशिक विलय भी इसमें हो जाता है। तो ये अपना 7वां चरण, जिसे अपन नवीन राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, अपना राजस्थान जो वर्तमान में है वो कह सकते हैं। तो वो हो जाता है, वो जो है राजस्थान संघ प्लस प्लस जो है सिरोही पूर्ण रूप से विलय हो जाती है। और अजमेर मेरवाड़ा जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल हो जाता है। और जो है आपने छठे चरण में देखा, जो सिरोही थी वो कैसी थी, आंशिक रूप से, कैसे आंशिक रूप से जो है विलय थी। तो इसमें जो है फिरोज जो होता है वो एमपी, और सुनील टप्पा जो होता है वो राजस्थान। जो है ये जो है बदलाव कर दिए थे, एमपी वाला जो है सुनील पट जो है वो राजस्थान को दिया जाता है, और सुरोज जो है एमपी में चला जाता है। ये इन दोनों को जो है बदलाव कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है सिरोही पूर्ण रूप से विलय हो जाती है, और इसका जो है अपने राजस्थान का निर्माण हो जाता है कब, 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान की सही रूप से वर्तमान आधुनिक राजस्थान की स्थापना कब हुई है, तो ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर क्या, 1 नवंबर कब, 1 नवंबर 1956 कब, 1956 को अपने जो है राजस्थान की पूर्ण वर्तमान नवीन राजस्थान की स्थापना होती है। और इसमें अब जो है राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, वो सब पद हट गए, वो जो है समाप्त कर दिया जाता है। और उसकी जगह एक संवैधानिक पद लाया जाता है, क्योंकि अपना छठा चरण बना तब अपने देश का जो है संविधान लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। और संविधानिक व्यवस्था के रूप में क्या किया जाता है, और जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसकी, राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल होते हैं राजस्थान के, वो कौन होते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। कौन, गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री प्रथम राजस्थान के आप सभी को पता ही है कौन होते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, है ना। मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बना दिया जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और इन्हीं को राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। और ये अपना जो है पूर्ण संपूर्ण राजस्थान, जिसका निर्माण 7 चरणों में जाकर हुआ, जो 7 चरण अपने एक एक करके पढ़े। और उन 7 चरणों के बाद जो चरण 18 मार्च 1948 को शुरू होता है, वो जाकर कब खत्म होता है, 8 साल बाद, है ना, 1 नवंबर 1956 को अपने जो है राजस्थान संपूर्ण रूप से जो बन जाता है। 7वां संविधान संशोधन कब, 1956 को, राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर राज्यपाल नामक नया जो है पद सर्जित किया जाता है। मैंने अभी बताया, जो है देश का संविधान लागू हो गया था, उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, है ना। 6 साल तक तो वो चले, राज प्रमुख वाला वो रहा, लेकिन संविधान संशोधन कब हुआ, तो हुआ 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 7वां। उसमें राज प्रमुख जो पद थे, वो जो है शासकों को, जो रियासत के शासक थे,
उनको जब जो है राज प्रमुख का पद दिया जा रहा था वो समाप्त करके उसकी जगह संवैधानिक पद का सर्जन किया जाता है। वो कौन है? राज्यपाल, जो आज तक भी वर्तमान में अभी भी चल रहा है और वर्तमान में भी राजस्थान में राज्य में जो अपने हैं राष्ट्रपति संविधान के द्वारा जो कहा गया उसके अनुसार एक जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के भी राज्यपाल जो अपने कलराज मिश्र के रूप में जो है नियुक्त है संवैधानिक पद पर। और राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण की प्रक्रिया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली कमेटी की सिफारिश हुई थी, उसके आधार पर होता है। फैजल अली की कमेटी में कुल 3 व्यक्ति थे। फैजल अली अध्यक्ष थे, KM पंडिकर और हृदयनाथ कजरू जो है इसके जो है 3 सदस्य रहते हैं। और इसके आधार पर 7 चरण की प्रक्रिया को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है ये कमेटी की सिफारिश पर लागू किया जाता है। अब राजस्थान ये जो है एक बार और जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण क्या चीजें है वो वापस देख सकते हैं, कहां से प्रश्न उठ सकता है। तो राजस्थान की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत थी वो अपनी मेवाड़ रियासत थी। जो है मेवाड़ रियासत थी वो सबसे जो है प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीन व अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अपनी झालवाड़ा जो है झालावाड़ जो है वो रियासत जो कौन सी है नवीन या अंतिम रियासत रहती है अपने किसकी? राजस्थान में अपने पड़ी कितनी 9 रियासत थी, कुल इकाइयत अपने 23 देखी थी जिसमें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल था। लेकिन जो इसमें सबसे प्राचीन तो अपन देखे तो मेवाड़ थी और सबसे नवीन देखे तो वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो थी वो जोधपुर थी। जोधपुर अपना कौन सा? मारवाड़ जोधपुर रियासत थी, वो सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर थी। और जनसंख्या के आधार पर बड़ी थी अपनी जयपुर। जयपुर जो थी वो जो है जनसंख्या के आधार पर थी। और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जो थी वो शाहपुर थी। कौन सी थी? शाहपुर थी, है ना। तो ये जो है रियासतों के जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे प्राचीन, सबसे अंतिम, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और सबसे छोटी किसके आधार पर? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण प्रथम व्यक्ति थे जिसने अविलंब वृहद राजस्थान निर्माण की मांग की थी। इस कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वृहद राजस्थान की कोई विलंब नहीं करते हुए जो उसकी जो है मांग की थी उसके निर्माण की, और उसकी इस कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में जो एक समिति का गठन होता है वो होती राजस्थान आंदोलन जो है कमेटी का गठन होता है। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं अपन, जो है इस एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, और जो अपन पढ़ा उसमें जो रह चुके हैं वो सब यहाँ अपन देखेंगे। तो राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन है? तो मान सिंह सेकंड है, अपन देखा था 6ठे चरण में, है ना। 7वें चरण तक अपने देखा था। मान सिंह सेकंड जो है राज प्रमुख के रूप में थे जयपुर वाले। तो वो जो है अंतिम राजस्थान के राज प्रमुख रहे। उसके बाद जो है राज प्रमुख पद कब? 7वां संविधान संशोधन। कब? 7वां संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन किया गया कब? 1956 में। 1956 में कब? 1956 में। और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है, उसकी जगह राज्यपाल को ला दिया जाता है, सर्जन किया जाता है राज्यपाल पद का। और ये जो अपने अंतिम महाराज राज प्रमुख थे वो कौन थे? मान सिंह सेकंड। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़, ये जो प्रथम एवं अंतिम है ये वही मेवाड़ के, है ना, जिन्होंने कहा था जब तक राज प्रमुख पद रहेगा उसमें जो है मेवाड़ ही होना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी थी शामिल होने से पहले, लेकिन उसके बाद उनको और पद को बढ़ा दिया जाता है और राज प्रमुख से महाराज प्रमुख वाला पद लाते हैं। और वो एकमात्र ही महाराज प्रमुख रहे और अंतिम भी वही रहे। तो वो अपने थे मेवाड़ के जो है शासक भोपाल सिंह, वो जो है अंतिम एवं प्रथम महाराज प्रमुख रहे अपने राजस्थान के। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि 30 मार्च 1950 को राजस्थान को निश्चित स्वरूप सामने आया था। निश्चित स्वरूप जो है कब आया था सामने? वो आया था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान की, मैंने कहा आधुनिक राजस्थान की जो वर्तमान स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 30 मार्च को तो अपना क्या है? 30 मार्च, है ना। 30 मार्च आपको याद रखना है। इसके अलावा किसको याद रखना है? 1 नवंबर को। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। इसको क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस, है ना।
स्थापना दिवस की स्थापना, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उसमें हो जाएगा 1 नवंबर और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये जो है टर्म आपको याद रखना। इसके अलावा क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? तो एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख कब हुआ था? तो 25 मार्च 1948। और आपको पता ही है ना, प्रथम चरण के एक सप्ताह बाद 25 मार्च 1948 को अपना द्वितीय चरण आता है। तो द्वितीय चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का अर्थ जो है उपयोग होता है। वाल्मीकि की नारायण में राजस्थान के क्षेत्र के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग होता है। किसका? मरुकांतर। ये राजस्थान का इस शब्द का प्रयोग, अपने राजस्थान वाला क्षेत्र है उसका इस नाम से प्रयोग, यानी मरुकांतर शब्द का प्रयोग कब होता है? आपने वाल्मीकि की रामायण जो है, अपने इतिहास पढ़ रहे हैं तो सब जगह जाएंगे, तो रामायण में बात करें तो उस समय राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हुआ। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, तो अंग्रेज अधिकारी था, इसने राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। कब? 1800 में। क्या नाम दिया था? राजपूताना। तो ये भी राजस्थान के पूर्व में नाम रहे, वो जो अपने यहाँ देख रहे। 1949 में कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने बहुत राजस्थान के लिए अपने इतिहास के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत काम किया है। और राजस्थान का इतिहास यदि किसी ने जिंदा रखा है तो जेम्स टोड ने भी रखा है। तो इन्होंने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये 3 नाम दिए। अपना राजस्थान नाम भी इन्होंने दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने इसे राजस्थान भी कहा, रियासतें अधिक थी, रजवाड़ा भी कहा और राजस्थान भी नाम दिया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नामकरण क्या हुआ? राजपूताना से राजस्थान हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था और उससे पहले ये जो है उसके बाद जो ये राजस्थान, इसका नामकरण हुआ, जो वर्तमान में भी राजस्थान कहलाता है। आगे देखें तो एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह गुजरात व मालवा के शासक को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाते हैं, जो असफल रही है। मेवाड़ के शासक जो थे, इनको अपन देखते हैं, अपन तृतीय चरण में वहां देखते हैं जब, तो बूंदी के महाराजा जो उन्हें शामिल करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। उसके बाद भी जो है वो शर्तें भी रखते हैं। तो उससे पहले भी ये कोशिश की थी इन्होंने, जो मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह गुजरात और मालवा के शासकों से मिलकर जो है राजस्थान यूनियन बनाने की इन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो सके। तो ये भी इसमें टर्म याद रखने योग्य है। डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ व कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई थी, वो भी जो है असफल कर दी सरदार वल्लभ पटेल ने और उनकी पूरी टीम ने। यह भी योजना जो है सफल नहीं हो सकी, असफल हो गई, जो है वागड़ संघ बनाने की और हाड़ौती संघ बनाने की योजना भी वहां के शासकों द्वारा की गई थी। हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र के शासकों द्वारा ये जो है असफल कोशिश की गई। बांसवाड़ा शासक जो चंद्रवीर सिंह थे ने विलय पत्र हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने लिखा था? चंद्रवीर सिंह ने, जो कहाँ के थे? बांसवाड़ा के शासक थे। उन्होंने कहा जो है, इसे हम कह सकते हैं, तो उन्होंने जो है अपने बेमन से साइन किए थे और उन्होंने ऐसा लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर जो है साइन कर रहा हूं, क्योंकि उनका शासन जाने वाला था। उसके बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है और रियासतें समाप्त होती है। तो उन्होंने अपने भारी मन से ये भी लिखा था कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनके जो भावनाएं व्यक्त की थी उन्होंने, कि मैं अपने डेथ वारंट पर जो है साइन, हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये भी लाइन जो है इतिहास में याद रखी जाती है। आगे अपन देखें तो माणिक्य लाल वर्मा ने जो क्या कहा कि मेवाड़ के महाराणा 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला स्वयं नहीं कर सकता। माणिक्य लाल वर्मा ने ये जो है शब्द कहे थे कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो 10 लाख जनता के भाग्य का फैसला जो है स्वयं नहीं कर सकता और जनता के द्वारा होना चाहिए। जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन को बंदूक तानते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो जो है अपने जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह होते हैं, वो बड़े चालाक भी होते हैं और बड़े समझदार भी रहते हैं। और जो है वो जो है वीपी मेनन जो सचिव थे अपने एकीकरण की जो समिति बनती है, जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके खास सहयोगी रहते हैं, उनके सामने जो कहते हैं इतिहास में कि बंदूक तान कर कहा था कि मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर वे जो है मान गए। और चर्चा ऐसी भी रही उनके कि वो पाकिस्तान में शामिल होने वाले थे। उनको जो है अन्य जो है जिन्ना थे उनके साथ उनकी मीटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो भी उसमें सफल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको राजस्थान में शामिल करने में जो है सफल रह जाते हैं। तो ये निडर राजा थे और बहुत ही जाने माने जो है महाराजा रहे हनुमंत सिंह, जिन्होंने वीपी मेनन को जो है बंदूक तान के हुए आजादी के बाद भी डरा दिया था
कि मैं जो है तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, आपके दबाव में आकर मैं जो है शामिल नहीं होने वाला हूं। तो उसके बाद जो है उनको जो है अच्छे से समझाया जाता है, उसके बाद वे जो है अपनी रियासत को शामिल कर देते हैं। हीरालाल शास्त्री सिरोही रियासत के विलय पर सरदार पटेल को कहा था कि गोकुलभाई भट्ट के बिना राजस्थान का शासन चलाना दुष्कर था। उन्होंने जो हीरालाल शास्त्री के वाक्य है, जिन्होंने कहा, किससे कहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहा था कि गोकुलभाई भट्ट के बिना जो है राजस्थान का शासन चलाना दुष्कर था। जो है गोकुलभाई भट्ट जो है सिरोही के साथ जो है रियासत से आते थे, तो उनके बिना जो शासन चलाना संभव नहीं था। उसके बाद जो है वो शामिल हो जाती वैसे सिरोही रियासत भी। आगे बात करें, आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में मुंबई प्रांत से गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से ही हुआ था। गोकुलभाई भट्ट जन की बात यहाँ हुई है, उनके जो है प्रयासों से क्या आबू देलवाड़ा जो अपने सिरोही के आसपास के सिरोही के इलाके हैं, इनका जो है विलय मुंबई प्रांत में ये शामिल थी। तो गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से ही ये जो है अपने राजस्थान में शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज 7 चरणों के माध्यम से जो है राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण देख लिया। तो एक बार मैं थोड़ा और रिपीट करके आप बता दूं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट रहा है तो कमेंट कर देना। और बहुत ही अच्छे से मैंने जो है समझाने की कोशिश की। ये अपने जो है एक बार देख लो, 7 चरण है, मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, संयुक्त संघ, वृहद राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान, फिर वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन या वर्तमान राजस्थान। तो इसकी ट्रिक मैं जब ये जो है रोया वाली ये मैंने ट्रिक बताई थी, ME JB और RO से जो है ट्रिक बनी थी। इससे आपको डेट भी याद रह गई पूरी, 18 मार्च 1948 याद रखना। फिर इसके 1 सप्ताह बाद, फिर इसके 1 महीना बाद, फिर 30 मार्च, फिर जो है 15 मई, फिर 26 जनवरी है, फिर अपना 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान का जो है पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। तो ये जो अपने आज की क्लास में राजस्थान का पूरा एकीकरण देखा, जो राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश कुल जो है 23 इकाइयों में विभाजित था, उन सबको एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है और अपना एक संपूर्ण, पूर्ण और विकसित और जो आपने विकसित क्या आधुनिक राजस्थान की जो है स्थापना होती है, जो 1 नवंबर 1956 को 8 साल बाद जो है इसमें सफल होते हैं और अपना जो अपना वर्तमान राजस्थान देखते हैं, तो वो अपना का जो है स्वरूप सामने आता है। तो इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है। इससे जो है अपने पशु परिचय और अन्य भर्तियों में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मैंने इससे अच्छे से कवर करने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा राजस्थान का एकीकरण, और ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास किया जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। इसी प्रकार हमारा जो है सहयोग बनाए रखिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।